वेलकम डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स टू सर्वेस क्लासेज केजीजी। आप सबों का स्वागत है सर्वेस क्लासेज केजीजी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और साथियों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन भारतीय इतिहास की पुस्तक, जो कि घटना चक्र के सिर्फ मतलब भारतीय इतिहास ही जिस बुक में है, उस बुक से आधुनिक भारत का इतिहास। क्योंकि आपको पता है साथियों कि बिहार दरोगा में सबसे ज्यादा प्रश्न आधुनिक भारत से और एंशिएंट इंडिया से होता है, और वो भी वैसा एंशिएंट इंडिया जो क्या है आपका, जो बिहार से संबंधित है। तो पहले हम लोग आधुनिक भारत को पूरा डिटेल में करेंगे और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका प्राचीन इंडिया। तो हमने पहले भी कहा था कि आपका इस बुक से बेहतर कोई बुक नहीं है बिहार दरोगा के लिए खास करके। तो आइए स्टार्ट कर दिए हैं तो कर देते हैं। क्या है आधुनिक भारत का इतिहास? ओके। और साथियों, एक एक बात याद रखिएगा आप लोग, और वो बात ये है कि मैं सुनता हूं और भूल जाता हूं, मैं देखता हूं और याद रखता हूं, मैं सुनता हूं और भूल जाता हूं, मैं देखता हूं और याद रखता हूं, और मैं करता हूं और समझ जाता हूं। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, सुनिएगा, पढ़िएगा, भूल जाइएगा, देखिएगा, पढ़िएगा, लिखिएगा, याद रह जाएगा, और खुद से एक दो बार रिवीजन करने के बाद तो पूरी तरह से याद हो जाएगा। अब कोई बच्चा ये कह सकता है कि सर इस घटना चक्र में तो यूपीएससी, बीपीएससी और बिहार यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, झारखंड पीसीएस, हर पीसीएस के प्रश्न हैं, तो इतना डीप में पढ़ेंगे? हमको तो दरोगा बनना है, कोई अधिकारी तो बनना नहीं है। तो साथियों, आज आपने बिहार बीपीएससी का भी कुछ ही देर पहले रिजल्ट आया है, जहां कि आप लोग देखे होंगे कि जनरल का कटअप 91 मार्क्स गया है। लेकिन इस बार जो क्वेश्चन का पैटर्न था वो बड़ा ही उटपटांग था। पहले ई दिया जाता था, अभी नहीं था। तो हर दिन आए दिन परिवर्तन होते रहते हैं। ऐसे में चाहे बीपीएससी हो या फिर क्या चाहिए बीपीएसएससी, बिहार पुलिस सर्विस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो, दोनों का क्वेश्चन का पैटर्न लगभग मिलता जुलता ही जा रहा है। बस ये है कि यहाँ पे आपको क्या है, रिटेन है मेंस में, और यहाँ आपका मेंस में क्या है, क्वेश्चन मेंस में पूरा डीप क्वेश्चन है। इसलिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा। अब जो है समय बदल गया है साथियों, और कोई चारा नहीं है, बिना पढ़े कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, वो बात अलग है कि आपका कहीं जुगाड़ पानी है तो अपना न पढ़िए, और अगर जुगाड़ पानी नहीं है तो आइए हमारे साथ, आप भी लग जाइए। यूरोपीय कंपनियों का आगमन, आपको पता है साथियों कि 1453 ईस्वी के आसपास फिर अरब में कस्तुतुनिया का अधिकार हो गया। जब कस्तुतुनिया वासियों का अधिकार हो गया, तो वो जो स्थल मार्ग से भारत आने का पारंपरिक रास्ता था, जो सिंध बलूचिस्तान होकर भारत में आते थे लोग, ऐसे यहाँ से जो भारत आने का रास्ता था, उस रास्ते को उसने बंद कर दिया और टैक्स को बढ़ाकर लगभग 50% कर दिया। ऐसे में यूरोप वासियों को भारत आने का लिए एक वैकल्पिक मार्ग की आवश्यकता थी, और तभी तभी जो है 1487 ईस्वी में बार्थोलोमियो डियाज जो है, वो अफ्रीका के इस तट पे आ गया था, जिसका नाम उसने रखा था केप ऑफ गुड होप। तो वास्को डिगामा से पहले कोलंबस चला और यहाँ आया, लेकिन कोलंबस जब यहाँ आया 1492 ईस्वी में, तो फिर यहाँ से ऐसे वापस चला गया और अमेरिका पहुंच गया। लेकिन तभी वास्को डिगामा यहाँ आया 1498 ईस्वी में, और यहाँ पे बैठा हुआ था और सोच रहा था कि अब किधर जाए। तभी उसे एक हमारे देश के गुजरात के एक पथ प्रदर्शक मिले, जिनका नाम था अब्दुल मजीद। उन्होंने कहा, अरे कहाँ जाना है? बोला हमको इंडिया जाना। बोला फॉलो मी, फॉलो मी। और फिर उसके बाद वो ऐसे करके इंडिया लाया, और इंडिया के कालीकट नामक बंदरगाह पे 20 मई 1498 ईस्वी को कौन पहुंचे? वास्को डिगामा पहुंचे। तो बहुत बार प्रश्न आता है कि भारत की खोज किसने की? भारत की खोज किसी ने ही नहीं की, क्योंकि पृथ्वी पर सबसे आदिम अर्थव्यवस्थाओं में भारत की अर्थव्यवस्था मानी जाती है। अतः भारत आने का समुद्री मार्ग का खोज 20 मई 1498 ईस्वी को वास्को डिगामा ने किया, जो कि कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था। और उस समय नए शासक थे जमोरीन। ओके। उसके यहाँ पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरीन थे। तो पूछा जाता है कि वास्को डिगामा जब आया था तो कौन था? वास्को डिगामा भारत आगमन से पुर्तगाली एवं भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग का आरंभ हुआ, और वास्को डिगामा पहली बार काली मिर्च ले गया था और 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया, जिसने अन्य पुर्तगाली व्यापारियों को भी प्रोत्साहन मिला। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया। तो पूछा जाएगा कि भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय या गवर्नर कौन था? तो फ्रांसिस्को
डी अल्मेडा। ओके, और फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने ही भारत में जो अभी आप लोग आम खाते हैं फ्रांसिस्को आम, उसका लाया था। प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर के प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने कौन सी नीति अपनाई? ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत क्या था साथियों कि पानी में जो है ये लोग पूरे शक्तिशाली थे, शक्तिमान थे, तो ये पानी में लोगों को क्या करते थे, कर लेते थे। इन्होंने इन्होंने भारत के इस अरब सागर और इधर हिंद महासागर के पूरे एरिया पे कब्जा कर लिया, और इस रास्ते से गुजरने वाली कोई भी नौका हो या जहाज हो, उनसे ये जो टैक्स वसूलने लगे। इसी को कहते हैं नीला जल नीति। बाद में आपको पढ़ाएंगे आगे नुनो डी कनो का, वो अलग है। अल्मीडा के बाद अल्फांसो द अल्बुकर्क, ये अल्फांसो द अल्बुकर्क नहीं, अल्फांसो आम जो कि भारत की सबसे बेहतर आम है, वही लाए। 1509 ईस्वी में के गवर्नर बना। 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनकर अपना अधिकार कर लिया। और पता है सबसे पहले इन्होंने गोवा छीना, और सबसे लास्ट में यही जाते हैं कब, 1961 ईस्वी में गोवा से। इसे भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसे? फ्रांसिस्को अल्फांसो द अल्बुकर्क को। ओके साथियों, अल्बुकर्क ने 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का, आप लोग मलक्का जल संधि जानते हैं, जो दक्षिण चीन सागर को क्या करता है, अंडमान सागर से जोड़ता है, को 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित हरमुज की संधि। हरमुज की संधि आप लोग को पता ही है कि यहाँ पर है, यहाँ है हरमुज संधि, जो आपका क्या करता है, फारस की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ता है। इस सबों पर क्या किया उन्होंने, कब्जा कर लिया, अधिकार कर लिया। अल्बुकर्क के बाद प्रमुख गवर्नरों में से एक नानो डी कुन्हा 1529 से 1538 ईस्वी तक गवर्नर। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की, स्पेनी यात्री कोलंबस ने अमेरिका की, और ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की। ओके, तथा हॉलैंड के तस्मान ने वान डिमांस लैंड वर्तमान तस्मानिया की खोज की, न्यूजीलैंड की खोज की। पुर्तगालियों के भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग का निर्माण अल्फांसो द अल्बुकर्क, इस समय वहां का गवर्नर नहीं था, द्वारा 1503 ईस्वी में कोचीन में कराया गया। किसके द्वारा? अल्फांसो डी अल्बुकर्क के द्वारा 1503 में पहला जो कोठी था, व्यापारिक कोठी, उसका निर्माण कहाँ कराया गया? तो कोचीन में कराया गया। जी द्वीप एवं कन्नौर में पुर्तगाली दुर्गों का निर्माण फ्रांसिस्को दी अल्मेडा ने 1505 में कराया। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे, तो भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए। अब देखिए पुर्तगाली के बाद कौन आता है साथियों? तो डच आता है। कई बार क्रम पूछा जा चुका है कि निम्न में से भारत आगमन के हिसाब से क्रम लिखिए, क्वेश्चन भी कराएंगे तो वहां आपको मिल जाएगा। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, उसके बाद डेन और फ्रांसीसी। भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 ईस्वी में आए और सबसे अंत 1961 ईस्वी में गए। मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं। ओके, और उसके बाद फ्रांसीसी कब गए थे? 1954 में। वर्ष 1961 में गोवा से पुर्तगाली गवर्नर जनरल मैनुअल एंटोनियो वासा सोले सिल्वा, जो 1958 से 61 ईस्वी तक भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान गोवा गवर्नर जनरल जेसो पेरेरा। अभी भी गोवा के लोगों को दो जगह की नागरिकता है, एक कहाँ की, एक आपका भारत की और दूसरा पुर्तगाल की। ओके, यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में कोची में पहली फैक्ट्री बनाई। ओके, करा दिए हैं। आइए आगे देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों, तथा 1505 में कन्नौर में इसकी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। अगर कोई बच्चे पूरा डिटेल से सब पढ़े हुए हैं तो उन्हें रिवीजन के तौर पर इस वीडियो को देख सकते हैं। कन्नौर में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गयासुद्दीन मोहम्मद से सतगांव तथा चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। पुर्तगाली द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री, हाँ, हुगली में जो फलूटा द्वीप था, कौन सा द्वीप था साथियों? यहाँ नहीं दिया हुआ है, हम बता देते हैं। फलूटा द्वीप था, और फलूटा द्वीप को ही पुर्तगाली, और इसी के वजह से औरंगजेब ने कहा था कि मैं इसे मार मार कर जमीन पर जमींदोज कर दूं, फिर भी इसे समुद्र में कौन भगाए। समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया। 1632 में मुगल बादशाह शाहजहां ने हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया और 1000 से अधिक पुर्तगाली निवासियों को बंदी बना लिया। कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख कोलकाता के संस्थापक कौन थे? जॉर्ज चार्नोक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थापना स्थान पर सूतानाती और सुतनाइती कलकत्ता का स्थल का चुनाव किया। कोची 1814 ईस्वी में ब्रिटिश उपनिवेश के तहत शामिल हुआ।
1599 ईस्वी में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर नामक दल ने, कौन, मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। क्योंकि आपको पता है कि इधर ब्रिटेन है और इंडिया कहाँ है, इधर है, तो इंडिया ब्रिटेन से ईस्ट में पड़ता है, इसलिए इस कंपनी का नाम रखा गया ईस्ट इंडिया कंपनी। दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडियाज की स्थापना की और दिसंबर 1600 ईस्वी में की। इस समय भारत के मुगल सम्राट कौन थे, अकबर थे। ओके। और ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने से पूर्व के साथ व्यापार हेतु 15 वर्ष के लिए अधिकार पत्र प्रदान किया। इस दौरान भारत का बादशाह अकबर 1556 से लेकर 1605 ईस्वी था। लिवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मुसलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया और 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी कारखाना था। तो कहेगा अंग्रेज का पहला अस्थायी कारखाना कहाँ, तो मुसलीपट्टनम, और पहला अस्थायी कारखाना कहाँ, तो सूरत में। सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 ईस्वी में, जबकि फ्रांसीसियों द्वारा 1668 ईस्वी में स्थापित की गई। थॉमस वेस्ट नामक अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सालवले के स्थान पर हराया था। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी किससे हुई, कैथरीन से होने पर चार्ल्स को बंबई उपहार के रूप में प्राप्त हुआ। ठीक ना। और इसने बताइए कि चार्ल्स को बंबई उस समय उपहार में मिला और इसने 10 पाउंड में ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या दिया, दे दिया। बंबई में अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने, बंबई में अंग्रेज गवर्नर जनरल जॉन चाइल्ड ने 1668 ईस्वी में 88 ईस्वी में बंबई और पश्चिमी समुद्री तल में के मुगल बंदरगाहों को घेरा डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। कौन, गवर्नर जनरल जॉन चाइल्ड। फलस्वरूप उसे अंग्रेज ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया। कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1746 से 48 ईस्वी में अस्टिया के उत्तराधिकार युद्ध, जो कि 1740 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, का विस्तार मात्र था। ब्रिटिश सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों, अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में युद्ध आरंभ हो गया। क्या अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तात्कालिक कारण था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 की भारतीय सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने भेजा और ये जो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के युद्ध था, ये भारत और कर्नाटक और अंग्रेज और कर्नाटक और क्या हो गया, इसका युद्ध बन गया। किसका, अंग्रेज और फ्रांसीसियों का। साथ में कर्नाटक में भी सत्ता को लेकर युद्ध हो रहा था, तो कोई अनवरुद्दीन जो है वो समर्थन में चला गया फ्रांसीसियों के और महफूज खां समर्थन में चला गया अंग्रेजों के। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने आईडीआर नदी पर स्थित सेंट थॉमे नामक स्थान पर नवाब की सेना को पराजित किया। और ये याद रखिएगा साथियों कि भारत में से जमीन पर जीता गया यूरोपियों के द्वारा यह पहला युद्ध था, जिस युद्ध का नाम था सेंट थोमे का युद्ध, जिसमें फ्रांसीसियों ने कर्नाटक के नवाब को हराया था। यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। और बहुत बार क्वेश्चन आता है कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध किसके तहत समाप्त हुआ, तो एक्सला सापेल की संधि के तहत समाप्त हुआ। और अस्टिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हुआ। आपको पता है कि 1748 ईस्वी में एशिया का जो अस्टिया का जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड मैक्टर्निक, उसके युग का समाप्त होता है और उसी के साथ क्या होता है, ये युद्ध भी समाप्त हो जाता है, एक्सला सापेल की संधि। आपको पता है कि 1815 से लेकर 1715 से 1748 ईस्वी काल को मेटरनिक युग कहा जाता है। मद्रास अंग्रेजों के पुनः प्राप्त हो गया। डुप्ले ने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। सहायक संधि का जन्मदाता भी किसे कहा जाता है, डुप्ले को कहा जाता है। यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया तथा जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया। भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। लुई 14वां के मंत्री कॉलबर्ट द्वारा 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी द इंदेस ओरिएंटलस कहा गया। तो जो आपका है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई थी और लुई 14वां के शासक किसके द्वारा, मंत्री कॉलबर्ट के द्वारा हुई थी। ठीक है ना। तो बहुत बार प्रश्न भी आता है कि अंग्रेज ज्यादा सक्सेस हो गया और फ्रांसीसी नहीं हो पाया, इसकी क्या वजह है। इसकी एक वजह थी कि अंग्रेज के व्यापारियों को सारा अधिकार प्राप्त था, जबकि फ्रांस के व्यापारी राज दरबार के अधीन रहकर कार्य कर रहे थे। इस वजह से फ्रांस असफल हो जाता है और बांडीबास युद्ध में हारने के बाद इंडिया से चला जाता है। जिसने फ्रांसिस्को 1767 में फ्रांसिस्को केरो के नेतृत्व में एक अभियान दल ने भारत के लिए रवाना हुआ, जिसने 1668 ईस्वी में सूरत में अपने पहले व्यापारिक
कारखाना की स्थापना की। मरकरा गोलकुंडा के सुल्तान से एक अधिकार प्राप्त प्राप्त कर 1669 ईस्वी में मछलीपट्टनम में दूसरी फ्रांसीसी कोठी बनाई। किसने? फ्रांसीसियों ने। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना मछलीपट्टनम में ही की थी। डचों को बंगाल की पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? पिपली में 1627 में स्थापित की। इसके कुछ ही दिनों के बाद डच पिपली से बालासोर चले गए, परंतु बंगाल में डचों का व्यापार सही ढंग से 1653 ईस्वी में शुरू हुआ, जब उन्होंने चिनसुरा, तो क्वेश्चन आता है चिनसुरा में किसकी फैक्ट्री थी? डचों की स्थापित की। चिनसुरा डच किले को गुस्तावसु फोर्ट के नाम से जानते हैं। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। अफीम और सोरा कहाँ से प्राप्त होता था? अपना प्यारा बिहार से प्राप्त होता था। अंग्रेजी शासन काल में बिहार अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन का क्रम इस प्रकार है। पुर्तगाली डच अंग्रेज डेन फ्रांसिस की, जबकि इनकी कंपनियों की स्थापना के वर्ष इस प्रकार हैं। कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो पहले पुर्तगाली कंपनी, फिर बेरिंग द वेस्ट इंडीज कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेनिंग इनटू द ईस्ट इंडीज 1600 ईस्वी में। तो मतलब पहले भारत आया था, पहले पुर्तगाली फिर डच, लेकिन कंपनी की स्थापना में पहले पुर्तगाली के बाद कौन आ जाते हैं? लंदन आ जाता है, और फिर डच आता है, और फिर आपका डेन आता है, और फिर लास्ट में फ्रांसीसी। अब प्रश्न कोश स्टार्ट हो जाता है। वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष पहुंचा? तो 20 मई 1498 ईस्वी को पहुंचा। और किसके सहयोग से पहुंचा? अब्दुल मजीद के सहयोग से पहुंचा साथियों। ओके, ये हम पूरा करवा दिए हैं। और गोवा, दमन द्वीप और हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित कर 1505 में फ्रांसिस्को दी अल्मेडा भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन बनकर आया? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी, ठीक है, और काफिला सिस्टम भी अपनाया था। ये निम्न में से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है? तो अल्मेडा संबंधित है, अभी कराए हैं। ओके, रॉबर्ट क्लाइव कौन था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर था। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में व्यापार संबंध स्थापित किया पुर्तगालियों ने स्थापित किया साथियों। वास्को डी गामा भारत आया था 1498 ईस्वी में भारत आया था। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था साथियों। निम्न में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया? तो उस समय का तत्कालीन राजा जमोरिन ने। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। वास्को डी गामा कहाँ का था? पुर्तगाल का था। क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन का था। कैप्टन कुक कहाँ का था? ग्रेट ब्रिटेन का था। तो एक देख लेते हैं, सही जवाब क्या है इसका? कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन का था, और तस्मान हॉलैंड का था। इसने तस्मान सागर किसने? ऑस्ट्रेलिया की खोज की। सही जवाब आपका क्या है साथियों? सही जवाब है बी। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की खोज की। स्पेनी यात्री कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की, तथा हॉलैंड के तस्मान ने वान डीमांस लैंड की खोज की। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अबुकर्क था। और ये अबुकर्क ने ही क्या किया था? बीजापुर के सुल्तान से 1510 में गोवा को छीना था। ओके, 1500 फरवरी 1510 में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीतना अबुकर की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। गोवा की विजयी ने दक्षिण पश्चिम समुद्री तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व पर मोहर लगा दी। ओके, अगला सवाल है साथियों, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पुर्तगाली ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया। ये तो गलत है। कब किया था? 1510 में किया था। अंग्रेज ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत के मछलीपट्टनम में लगाया। सही है। और अस्थाई कहेगा तो कहाँ लगाया था? सूरत में। पूर्वी भारत ने अंग्रेजों की कंपनी 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना। डुप्लेक नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा कर लिया था। ये तीनों सही है, बस ये गलत है। पुर्त पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण करवाया था? तो पुर्तगालियों ने कोचीन में प्रथम दुर्ग का निर्माण करवाया था साथियों। पुर्तगालियों में भारत पुर्त, ओके, पुर्तगालियों के भारत में प्रथम दुर्ग, भारत के प्रथम यूरोपीय दुर्ग का निर्माण अल्फांसो द अल्बुकर्क ने, समय वह गवर्नर नहीं था, द्वारा 1503 में कोचीन में कराया गया था साथियों। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? तो समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित कौन करेगा? पुर्तगाली। और यही जो है 100 सालों तक प्रत्यक्ष रूप से भारत को लूटा है पुर्तगाली भी। ओके, पुर्तगाली यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को द अल्मेडा
1509 ईस्वी में द्वीप पर अधिकार कर लिया। द्वीप पर अधिकार के साथ ही पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए। पुर्तगाली ने हिंद महासागर में होने वाले व्यापार पर एक स्थापित किया तथा यहाँ से गुजरने वाले अन्य जहाजों से कर वसूली की, जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं। ओके, बंगाल के निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से कौन से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी? तो हुगली में पुर्तगाली, और आपको पता है कि हुगली जो था बंगाल पुर्तगालियों का लूट का केंद्र था, और हुगली में एक द्वीप था जिसका नाम क्या था? फलूटा द्वीप। फलूटा, फलूटा द्वीप। इसी द्वीप पर ही लोग लूट-पाट करके भाग जाता था समुद्र में। पुर्तगाली गवर्नर नानो डी कून्हा 1529 से 38 में मद्रास के निकट सेनथामी में बंगाल के हुगली में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित कर भारत के पूर्वी तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का व्यापार शुरुआत किया था। 1534 में पुर्तगाली ने बंगाल के शासक गयासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। इसके बाद संपूर्ण बंगाल में उन अनेक पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की गई। चटगांव, जिसे पुर्तगाली महान बंदरगाह के रूप में अभिहित करते थे। चटगांव अभी कहाँ है? बांग्लादेश में। चटगांव शास्त्रागार आप लोग पढ़ेंगे आगे। उनके द्वारा प्रयुक्त किया गया, किंतु 16वीं सदी में सतगांव के पतन के साथ उनका हुगली पांडिचेरी वर्तमान पुडुचेरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन से कथनों पर विचार? वो पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहले यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे, ये गलत है। पांडिचेरी पर कब्जा किसने किया था? फ्रांसीसियों ने किया था। कौन किया था? फ्रांसीसी। ओके, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। अंग्रेज ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। अंग्रेज ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया, गलत है। अंग्रेज ने भी पांडिचेरी पर कब्जा किया था। उपयुक्त में से कौन सा कथन से कथन सही है? तो कथन, अच्छा, ये फ्रांसीसी तब दूसरा था, ठीक है ना, सॉरी, फ्रांसीसी। तो एक नंबर सही है, बाकी सब क्या है? गलत है साथियों। गलत है। इनमें में से कौन कलकत्ता का संस्थापक है? तो कलकत्ता का संस्थापक है जॉर्ज चॉर्नोक, और उस समय के 3 गांव सूतीनाती, कालाकाता को मिलाकर इसने क्या किया था? कोलकाता की स्थापना की थी। कोलकाता स्थल चुना, जिसे कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। मई हालांकि मई 2003 में दिए गए अपने निर्णय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने जॉर्ज चॉर्नोक को कलकत्ता का संस्थापक न मानते हुए कहा कि कालिकाता जॉर्ज चॉर्नोक के आगमन से पूर्व अस्तित्व में था, तथा इस आधार पर कोलकाता का स्थापना 14 अगस्त 1690 ईस्वी को दिवस फाउंडेशन डे भी नहीं माना जा सकता है। तथा कोलकाता को किसने बसाया? तो जॉर्ज चॉर्नोक ने। निम्न में से किस स्थान पर भारत के प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? तो भारत का प्रथम नगर निगम मद्रास में स्थापित किया गया था। साथियों, और बिहार का प्रथम नगर पालिका आरा में स्थापित किया गया था। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किस लोगों ने प्रारंभ की थी? तो ये संयुक्त पूंजी कंपनी डच ने, और ये 1602 में प्रारंभ किया था, और यहाँ पर ब्रिटेन नहीं है। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी 1599 ईस्वी में लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। इसके बाद 1602 में डच ने स्थापित किया था। तो यहाँ इंग्लैंड ऑप्शन में नहीं है, इसलिए सही जवाब क्या है? बी है। निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही है? आधुनिक कोची शहर, आधुनिक कोची भारत के स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था, गलत है। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची को उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण करवाया, यह भी गलत है। आगे देखते हैं। कहता है आधुनिक कोची पहले डच उपनिवेश था, जिसे पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। आधुनिक कोची कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था, यह भी गलत है। तो इन्हीं में से कहता है कौन सा? तो इसमें बी, जो डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोची के फोर्ट विलियम का निर्माण कराया, ये सही है, बाकी सब गलत। भारत में ईस्ट गलत सही था कि क्या था? पता नहीं, आई डोंट नो, देख लेते क्वेश्चन। कहता है इनमें से कौन सा कथन सही है? तो आधुनिक, तो बी नंबर सही है। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्हें फोर्ट विलियम्स का निर्माण करवाया, बाकी सभी को पर क्या है? गलत है। ओके, अगला देखिए, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, बिल्कुल सही है। कंपनी की सेना के पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था, उसके पास अत्याधुनिक हथियार थे, ये भी सही है। और अगला क्या है? भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। उपयुक्त में से 3 होती है, क्या है? तीनों सही है। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था? तो भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार लिवेंट कंपनी को मिला था, और 1593 ईस्वी में यह स्थल मार्ग से आया था। ओके,
और 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ की प्रथम गवर्नर एंड कंपनी के मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग विद द ईस्ट कंपनी संधि मार्ग 1617 ईस्वी में न्यू कंपनी का पहला। अब देखिए कहता है लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? तो अकबर था, करा चुके हैं। अगला है जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम तथा मछलीपट्टनम एक अस्थायी कारखाना स्थापित। अच्छा अगला ये है कहता है किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो जहांगीर के शासनकाल में। अगला सवाल है भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? अंग्रेजों ने अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। 39वां बीपीएससी का प्रश्न है साथियों। कैप्टन विलियम हॉकिंग सूरत में से मुगल दरबार 1618 ईस्वी में पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका। 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिल डोनाल्ड ने सूरत के समीप सरपल्ली में। अगला देखिए 17वीं ईस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना के कारखाने स्थित थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थित था भरूच में। केवल एक सही है, कहाँ स्थित था? भरूच में स्थित था साथियों। मोस्ट ये बहुत ही हार्ड क्वेश्चन हो गया। अतः 17वीं शताब्दी में से पहले चतुर्थांश 1625 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत, भरूच, बुरहानपुर, अहमदाबाद और आगरा में अपने कारखाने स्थापित किए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी कहाँ? सूरत में स्थापित की गई थी साथियों। निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सावली के स्थान पर हराया था? तो सावली का स्थान पर पुर्तगालियों को हराया था थॉमस बेस्ट ने। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? तो अंग्रेजों ने। जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 में, जबकि फ्रांसीसियों द्वारा 1668 ईस्वी में स्थापित। उल्लेखनीय है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 में मछलीपट्टनम अपना कारखाना स्थापित किया था, जो कि अस्थायी था। तब कहता है वर्ष 1613 में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना व्यापार स्थापित करने की अनुमति मिल गई थी? तो ये सूरत में था। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न कंपनी सूरत में थी। बाद में यह बंबई स्थानांतरित कर दिया गया। प्रारंभ में कहाँ था? सूरत में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे मिला? तो पुर्तगालियों से मिला था दहेज में। कि कैथरीन बिगांजा से शादी कर लिया था इंग्लैंड के महाराज चार्ल्स द्वितीय को विवाह के उपरांत। राजकुमारी कैथरीन सोने के प्रताप और 10 पाउंड में ये वार्षिक किराया पर 1668 ईस्वी में। निम्न में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हो गया? प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पे 1797 ईस्वी में अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? ये था सर जॉन चाइल्ड। क्यों था भैया? क्योंकि ये क्या कर रहा था? 1600 बंबई और पश्चिमी समुद्री तट पर मुगल बादशाहों का बंदरगाहों का घेरा डाला था तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया था। फलस्वरूप उसे अंग्रेजों ने भारत से निष्कासित करने और आदेश दिया कि मुगल शासक औरंगजेब के सामने उसे भी में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? तो तात्कालिक कारक था अस्टिया की राजगद्दी की जंग। अस्टिया की राजगद्दी की जंग, जिसको आप लोग कहते हैं अस्टिया का उत्तराधिकार का युद्ध। और किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो एक्सला सापेल अंग्रेज द्वारा फ्रांसीसी जहाज पर अधिग्रहण माना गया है। ये देखिए वो उसी का एक क्या था? एडवांस रूप था। लेकिन यहाँ पे जो आंसर है कर्नाटक प्रथम विश्व युद्ध 1764 से 48 ईस्वी में अस्टिया के उत्तराधिकार का युद्ध, जो कि 1740 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, का विस्तार मात्र था। अंग्रेज सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों ने 1600 युद्ध आरंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व अंग्रेजी कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया। क्या चीज? कर्नाटक युद्ध। अतः प्रथम कर्नाटक युद्ध में कौन सा संधि हुआ था? तो एक्सला सापेल की संधि हुई थी साथियों। अतः द्वितीय कर्नाटक युद्ध में कौन सी संधि हुई थी? द्वितीय कर्नाटक युद्ध में पेरिस की संधि हुई थी। और प्रथम मैसूर युद्ध में आपका क्या है? ब्रिटिश की हार हो गई थी प्रथम मैसूर युद्ध में। और द्वितीय तृतीय कर्नाटक युद्ध और द्वितीय कर्नाटक युद्ध में पेरिस की संधि हुई थी। सॉरी, सी है। एक का 4, 2 का 1। हाँ, तो तृतीय में पेरिस की संधि हुई थी और द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है और निर्णायक युद्ध था।
देखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सला सापेल की संधि से अंत हुआ कब? 1748 ईस्वी में। कब? तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि के साथ अंत हुआ और द्वितीय कर्नाटक युद्ध और निर्णायक रहा और प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिश की हार हुई थी और हराने वाला था हैदर अली। क्योंकि वैसे कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746-48 सही है, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1750 से 52 सही है और कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1758 से 63 ये भी सही है। और कर्नाटक का पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में। तो देखिए कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 और कर्नाटक का द्वितीय युद्ध वहां था 50 से, यहाँ है क्या 49 से 54, तो ये वही दूसरा नंबर क्या था? गलत था। और तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 63 ईस्वी में ये और निर्णायक इसमें मद्रास की संधि हुई थी। कौन सी संधि? मद्रास की संधि। इसमें एक्सला सापेल की संधि, इसमें पेरिस की संधि। और ये तो भाई कौन जीता था? अहमद शाह अब्दाली जीता था। उल्लेखनीय बात में अंग्रेजों के बीच लड़े गए युद्ध को कर्नाटक युद्ध से निम्न में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति अपनाई? ये था डुप्ले। कौन था? डुप्ले। डुप्ले पहला व्यक्ति था जो भाग लिया और डुप्ले ही पहला व्यक्ति था जो भारत में क्या किया? सहयोग की नीति और राज्य हड़प की नीति नहीं बल्कि ये सहायक संधि की नीति को लाया था। ठीक। डुप्ले ने पहली बार ये हथकंडे का प्रयोग किया था। भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। डुप्ले प्रथम यूरोपियन था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की। यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना के को भारतीय राज दरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया तथा जिससे पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया। ओके। कहता है भारत में फ्रांसीसियों का अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना सूरत में स्थापित किया था। लुई 14वां के मंत्री कोलबर्ट ने 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। ओके। और 1668 में इसने पहली फैक्ट्री कहाँ? सूरत में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी लुई 14वां के शासन काल में। इसके शासन काल में, लुई 14वां के शासन काल में। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो कोलबोर्ट का माना जाता है। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो चिनसुरा और हुगली। हुगली में भी था डचों का, लेकिन चिनसुरा में ज्यादा था। अगर सिर्फ एक ही जवाब हो तो हम लोग भी मारेंगे, क्योंकि यहाँ तो एक ही जवाब होगा ना। डचों को बंगाल में पहली कंपनी पिपली में 1627 में स्थापित की। इसके कुछ ही दिन बाद डच पिपली से बालासोर चला गया। बंगाल में डच ने 1635 में प्रारंभ किया और 1656 में हुगली में ही एक गांव, हुगली के ही एक गांव कहाँ? चिनसुरा में 1653 में स्थापित फैक्ट्री डचों के व्यापार का मुख्य केंद्र बनी। स्पष्ट है कि दिए गए विकल्प में डचों का कारखाना चिनसुरा हुगली के एक ग्राम के साथ हुगली मुख्यालय में भी था। ऐसा यह क्या है? सही है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? यह स्थापित किया था साथियों आपको 1632 ईस्वी में। बंगाल के समृद्धि व्यापार की तरफ आकर्षित हो डचों ने 1615 से 1629 ईस्वी में सफल प्रयास किया। यद्यपि बंगाल में व्यापार का सुअवसर उन्हें 1632 ईस्वी में प्राप्त हुआ। 1632 ईस्वी में सर्वप्रथम पटना में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश हुआ। यद्यपि पटना में डच फैक्ट्री का स्थापना 1632 ईस्वी के संदर्भ में से संबंधित कोई स्रोत प्रामाणिकता की कसौटी पर स्पष्ट नहीं है। यद्यपि इतिहासकार ओम प्रकाश ने 1638 में पटना में डच फैक्ट्री का स्थापना का वर्णन किया है, तो इस हिसाब से क्या, और ये कहाँ था? पटना कॉलेज के नाम से जाना जाता है। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में सफल रहे क्योंकि अंग्रेज की फौज शक्तिशाली थी। निम्न यूरोपीय शक्तियों में भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया है। तो सबसे पहले कौन आया है आपका? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। तो 4 2 1 3 बीट 4 2 1 3, तो ये सही है साथियों। वीडियो को आप लोग लाइक कर दिए होंगे, उम्मीद करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बिहार दरोगा से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, घटना चक्र बुक हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया, से मॉडल सेट हो गया, हर दिन आपको उपलब्ध कराया जाता है। ओके। बाद में यूरोपीय शक्तियों का आगमन का इस प्रकार है कि पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी।
सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कोट का निर्माण कीजिए। पांडिचेरी, पांडिचेरी फ्रेंचों की थी। गोवा, गोवा जो है पुर्तगालियों का था। ट्रेवनकोर जो है ये डेनिश का था। और द्रास किसका था? ट्रेवनकोर किसका था? तो 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4। ट्रेवनकोर डेनिश और सुद्रास किसका था? डच का था। इस हिसाब से सही जवाब आपका क्या है? ये है पांडिचेरी फ्रेंच, गोवा पुर्तगाली, टर्बनकोर डेनिश और रुद्रास डच। उस क्षेत्रों की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वप्रथम सोडा और अफीम प्राप्त होता था। ये क्षेत्र क्या था आपका प्यारा? बिहार था। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो ये आपका कौन सा क्षेत्र था? बिहार था साथियों। निम्नलिखित में यूरोपिया में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारियों के रूप में सबसे अंत में आए? सबसे अंत में आया फ्रांसीसी और सबसे पहले आया था पुर्तगाली। सबसे अंत में गया लेकिन कौन? पुर्तगाली। ओके। 16वीं 17वीं शताब्दी में यूरोप में अनेक राष्ट्रों के व्यापारिक समय समय पर व्यापार के उद्देश्य से भारत आए। यूरोपिया में सबसे पहले 1498 ईस्वी में पुर्तगाली आए। 1608 ईस्वी में, 1605 में डच आए। 1608 में अंग्रेज आए। 1664 में फ्रांसीसी आए। निम्न में से किस स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? तो व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे उन्होंने सभी नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपुरम, तो इन सब जगह पर क्या था? सूरत, भरूच, आगरा, कोची, अहमदाबाद, पटना। ओके। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मुद्रा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन। युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। उपयुक्त में से कौन से ये से अंग्रेजों की भारत की देन है? ये सभी देन किसकी है साथियों? ये जितना भी देन है ये सभी पुर्तगाल का, पुर्तगाल का देन है, तो इसमें से कोई नहीं। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन अंग्रेजों से पूर्व शेरशाह सूरी एवं अकबर के द्वारा किया जा चुका था। भारत में तंबाकू और लाल मिर्च की खेती पुर्तगालियों की देन थी और चलती फिरती तोपों का प्रचलन मुगल काल में ही था। अकबर के आयुध निर्माण कारखाने में तमाम प्रकार की बड़ी छोटी तोपें तैयार की जाती थी। इस प्रकार इनमें अंग्रेजों का देन कोई नहीं है। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? ये क्या था? लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकाले ब्रिटेन का राजनीतिक तथा इतिहासकार था। 1834 से 1838 ईस्वी तक वह भारत के सुप्रीम काउंसिल में लॉ मेंबर तथा लॉ कमीशन का प्रधान रहा। प्रसिद्ध दंड विधान ग्रंथ दी इंडियन पीनल कोड की पांडुलिपि इसी ने तैयार की थी। अंग्रेज को भारत की सरकारी भाषा तथा शिक्षा का माध्यम और यूरोपीय साहित्य, दर्शन तथा विज्ञान के एक्सला सापेल की संधि 1748 ईस्वी की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी, ये सही है। अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ था, तो ये भी सही है। तो एक और दो दोनों क्या है? सही है। एक्सला सापेल की संधि। भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की सफलता के कारण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा या से सही है? अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति मिलना, ये सही है। अंग्रेजों को बंगाल, और अंग्रेजों ने बंगाल को कब जीत लिया था? तो प्लासी के युद्ध के बाद जीत लिया था। कब? 1756 में। और अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत, ये दोनों ऐसा चीज था जिसकी वजह से क्या हुआ? फ्रांसीसियों की हार हो गई। और सबसे बड़ा बात है कि फ्रांसीसी कंपनी सार्वजनिक थी जबकि ब्रिटेन की कंपनी निजी थी। मतलब उसमें लोग निर्णय ले सकते थे। ओके। अब देखिए क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब हम लोग कल करेंगे। इस वीडियो का टारगेट है मात्र ओनली फॉर 200 व्यू एंड 20 लाइक्स और 5 कमेंट्स। आप लोग साथियों 200 व्यक्ति इसको देखिए, 20 बोल्ड व्यक्ति लाइक कीजिए, सब लाइक नहीं करता है इसलिए कम, और 5 आदमी कमेंट कीजिए कि जारी रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। अगर इस तरह से आप 3D में बोलते, सुनते, देखते, पढ़िएगा तो आपको घटना चक्र याद हो जाएगा। हमको तो सब सारा का सारा याद हो गया कि पहले पुर्तगाली आया, फिर डच आया, फिर अंग्रेज आया, फिर डेनिश आया, फिर फ्रांसीसी आया। उस समय बंगाल का गवर्नर, बंगाल में बिहार भारत में सॉरी अकबर का शासन था। लंदन में एलिजाबेथ प्रथम का शासन था। फ्रांसीसी कंपनी को कोलवर्ट ने स्थापित किया था। ये सब हम रिवीजन के तौर पर आपको बता रहे हैं साथियों। उसके बाद हमने बताया कि हुगली जो है वो लूटपाट का केंद्र था पुर्तगालियों का। फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने 1510 ईस्वी में क्या किया था? तो इन्होंने 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से गोवा जीता था। लेकिन
पहली फैक्ट्री जो है वो मछलीपट्टनम अंग्रेज ने स्थापित की थी, लेकिन अस्थायी फैक्ट्री सूरत में जहांगीर के कहने पर स्थापित, जहांगीर से परमिशन लेकर स्थापित की थी। ओके। और चिनसुरा और बिहार उस समय सोरा और अफीम के उत्पादन का प्रमुख केंद्र था। तब जब अंग्रेज आया था, तो इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण नहीं, अति महत्वपूर्ण फैक्ट कराए गए। अगर अब आपको यहाँ से कोई प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलता है, कि आशा करता हूँ कि आप 50-50 छटनी उटनी का मेथड लगाकर भी उस प्रश्न को सही जरूर बनाइएगा। और इससे तो इस वीडियो को आप 1 से 2 बार जरूर देखिए। 1 से 2 बार देखने के बाद आपका क्या होगा, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जल्दी वैकेंसी आने वाली है 2853। ओके। जय हिंद साथियों, जय हिंद। वंदे मातरम।